फिर से मैं विवेक राठौड़ मेरे चैनल विवेक आर एजुकेशन पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। भाषा सीखते वक्त, बोलते वक्त, लिखते वक्त हमें अलग अलग चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह चिन्ह अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम बोलने में, लिखने में अचूक गति प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने दिए गए बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से मिल जाएंगे। विराम चिन्ह को पढ़ने से पहले हम विराम चिन्ह क्या है इसको पहले जानेंगे। फलक पर मैंने यहां पर लिखा है, वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है और कितना रुकना है यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे अर्थ को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमें पता चलता है कि भाषा में जो अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह है उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। तो फिर से देखेंगे यहां पर, वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह हमें लगते हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का अर्थ देखने के बाद हम कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को यहां पर पढ़ेंगे। पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। अभी मराठी भाषा में वाक्य समाप्ति पर इस प्रकार हम पूर्ण विराम देते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी वाक्य समाप्ति पर हम इस प्रकार का बिंदु लगाकर पूर्ण विराम देते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में हमें खड़ी पाई देनी पड़ती है। तो ये किस प्रकार इस्तेमाल होता है उसका अर्थ पहले हम समझ लेंगे। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। क्या है उसका अर्थ? कि पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो, कि जहां पर वाक्य पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। विराम यानी रुकना, पूरी तरह से रुकना, इसीलिए उसे पूर्ण विराम यह उद्बोधन दिया है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरणार्थ, मुझे भी खाना खाना है, यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह दिया गया है। दूसरा वाक्य हम यहां पर देखेंगे, कल सारा दिन बारिश होती रही। वाक्य पूरा हुआ है और इसीलिए यहां पर हम पूर्ण विराम देंगे। बहुत बार बच्चे निबंध लिखते वक्त, स्वाध्याय लिखते वक्त या किसी प्रकार का हिंदी का होमवर्क कंप्लीट करते वक्त बहुत बार पूर्ण विराम देना भूल जाते हैं। लेकिन भाषा में पूर्ण विराम महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे, पूर्ण विराम नहीं देंगे, इन चिन्हों को नहीं समझेंगे और लिखते वक्त उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंक वहां पर कम हो सकते हैं। पूर्ण विराम देते वक्त भी बात ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार की आपकी लिखावट है उस लिखावट के अंत में इस प्रकार की खाड़ी पाई लगानी है। बहुत बच्चे इस प्रकार पूर्ण विराम करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत बात है कि पूर्ण विराम देते वक्त हमने यह भी सोचना चाहिए कि हमारी लिखावट किस प्रकार की है और उस लिखावट के हिसाब से
हमने यहां पर पूर्ण विराम देना चाहिए। तो यह सारी बात है पूर्ण विराम इस महत्वपूर्ण चिन्ह की, जो हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों में दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है अल्प विराम, जिसे मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं और अंग्रेजी में कॉमा। तो हम अल्प विराम की जानकारी यहां पर लेंगे। वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, अल्प यानी थोड़ा सा, विराम यानी रुकना। वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है वहां पर इस प्रकार अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लो, यहां पर अल्प विराम चिन्ह दिया है, थोड़ी देर के लिए अल्प विराम लिया है। दूसरा वाक्य, राम, राजू और रमेश अच्छे मित्र है। राम, राजू और रमेश अच्छे मित्र है, लेकिन यहां पर राम अल्प विराम चिन्ह, राजू और रमेश अच्छे मित्र है। तो इस प्रकार हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं, जहां पर हम केवल थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। विराम चिन्ह में तीसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है अर्ध विराम, जो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। उसका अर्थ है वाक्य पढ़ते समय जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया है कि जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तब इस अर्ध विराम का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, अच्छा है तुम भी साथ चलो, एक से भले दो। दूसरा उदाहरण है, वह विद्यालय से घर आता कपड़े बदलता। तो यहां पर अच्छा है तुम भी साथ चलो, अल्प विराम से अधिक यहां पर हम रुकते हैं और पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से रुकना होता है, यानी उससे कम यहां पर हम रुकते हैं, इसीलिए हम इस अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार पढ़ना है इसे? अच्छा है तुम भी साथ चलो, एक से भले दो। वह विद्यालय से घर आता कपड़े बदलता। विराम चिन्हों में से सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह की जानकारी अब हम लेने वाले हैं। इसका नाम है प्रश्नार्थक चिन्ह। इस प्रकार से वह दिया जाता है। यह चिन्ह आपको कहां कहां दिखाई देता है? परीक्षा में, स्वाध्याय में, और जब भी सवाल आपके सामने उत्पन्न होता है तो बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आपके सामने उपस्थित होता है। तो उसका अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है, कि जहां पर प्रश्न सूचक वाक्य हो वहां पर अंत में यह प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, लेखक अपने साथ किताबें कहां ले गए? प्रश्नार्थक चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नार्थक चिन्ह। रमा के मामा क्या करते थे? प्रश्नार्थक चिन्ह। तो इस प्रकार जहां पर प्रश्न सूचक वाक्य है उसके अंत में हम इस प्रश्नार्थक चिन्ह को देते हैं। विराम चिन्हों में अगला महत्वपूर्ण चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे
उद्गार चिन्ह भी कहा जाता है, जो इस चिन्ह के जरिए दिखाया जाता है। उसका अर्थ हम समझ लेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? तो बात करते समय कभी कभी हम प्रसंग के अनुसार संबोधन, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो यहां पर विस्मय है ना, इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि चिन्ह कैसा होगा। भाव, यहां पर अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य के भाव है वह बोलते वक्त, लिखते वक्त वह लेखक या वक्ता प्रकट करता है। तो उन भावों को जहां जहां दर्शाया जाता है वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसे उद्गार चिन्ह भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह की परिभाषा देखने के बाद, उसका अर्थ समझने के बाद उसके हम उदाहरण यहां पर देखेंगे। पहला उदाहरण है छी, यह भी कोई रहने की जगह है। तो छी यह शब्द घृणा को दर्शाता है, भाव है उसमें, इसीलिए यहां पर हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण देंगे, वाह क्या फूल खिले हैं। यहां पर हर्ष है, आनंद है, इसलिए हमने वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। तीसरा उदाहरण है, हाय मैं कहीं का न रहा। तो यहां पर दुख है, इसीलिए हाय के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। चौथा उदाहरण, अरे यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला। प्रश्न पूछा गया है किसी को, और इसीलिए अरे यह शब्द विस्मय को बताता है, आश्चर्य को दर्शाता है। और ये हम इस प्रकार के भाव यहां पर है, इसीलिए यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह को दर्शाया गया है। तो मनुष्य के अलग अलग प्रकार के भाव है, वह अलग अलग तरह से प्रकट करता है। जब उसे आनंद होता है तो वह आनंदित होता है, हंसता है, खिलखिलाता है। जब उसे पीड़ा होती है, दर्द होता है, बीमार वह होता है, तब वह दुखी हो जाता है। उसी प्रकार किसी से जलन होती है तो घृणा उत्पन्न होती है, और आश्चर्य की बात जहां जहां पर होती है तो वहां पर विस्मय प्रकट होता है। तो ये मनुष्य के अलग अलग प्रकार के भाव है, और इन भावों को जहां पर दर्शाया जाता है तो वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। विराम चिन्हों को पढ़ते पढ़ते हमने 5 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर पढ़े हैं। और भी कुछ विराम चिन्ह बाकी है, लेकिन अब भी हम यहाँ पर समझाते या पढ़ते तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। दूसरा भाग इसका जल्द ही आएगा, तो उसे देखना न भूले। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूले, और उसके आगे दिए हुए बेल बटन को दबाना भी न भूले, ताकि अगला जो दूसरा भाग इसका आने वाला है वह आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा।